नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, डीडीसी के पहले चरण के चुनाव कल होने जा रहे हैं। हालांकि उसमें पंच सरपंच के भी हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के भी हैं, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। आज भी पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया और डिस्ट्रिक्ट राजौरी में सीजफायर का उल्लंघन किया, और जिसमें कहीं ना कहीं 2 हमारे जवान शहीद हो गए। यानी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएगा और ना ही आ रहा है। दर्शकों, कल भी आतंकवादियों ने एचएमटी के पास हमला किया था और जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें एक रतन सिंह है। और हमने रतन सिंह के परिवार वालों से बातचीत की। जो कहर उस परिवार पर भरता है उसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी फैमिली ही जानती है कि कितना कहर टूटा है। और आज भी वो कहते हैं कि वो जीवित है, उसने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। आइए देखते हैं। वो आज से दे वो जिंदा है। वो सलूट पूरे देश को मार के गया, हमें छोड़ के। वो जिंदा है, हम मर गए। हम नहीं, अब मरने के लिए नहीं, बचने के लिए हम मर गए। वो अमर है, वो देश के लिए जिंदा है। वो देश के लिए जिंदा, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी। लास्ट बात आपकी हुई थी? हाँ, 12 बजे हुई थी, कोई 12:15। अच्छा। क्या बात थी? पूछ गया था मम्मी हॉस्पिटल में ली कि नहीं। मैंने बोला आज इनको आराम है। बोलने लगे अच्छा कल लेके जाना। आए तो मैंने बोला चलो ठीक है। बोलने लगा ठीक है, मुझे काम है, बाद में करना। फिर बाद में सो गया और मैं छोड़ के चला गया। वो देश की रक्षा करने के लिए जिंदा है, अमर है, अमर। हम मर गए। हम नहीं जिंदे में, नहीं मरे में। हम कहाँ जाएं? जिसके सहारे थे वो चला गया। हमारी जिंदगी अब क्या है? दर्शकों, कल 28 नवंबर है और 28 नवंबर को एक लंबे अंतराल के बाद पहली बार जनरल हाउस की मीटिंग होने जा रही है। हालांकि जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं उनकी शिकायत है कि जनरल हाउस की मीटिंग में मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है। मीडिया के साथ साथ कोई सवाल करने की अनुमति नहीं है, और इसके अलावा सिर्फ एक ही रेजोल्यूशन वो प्रस्ताव ला सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ला सकते। हमने कुछ लोगों से बातचीत की, कॉर्पोरेटर से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। ये नहीं हो पाया है कोरोना वायरस की वजह से, और कई काम जो जम्मू शहर में विकास होना था, ट्रेन, लेन, स्ट्रीट लाइट या कई प्रकार के जो काम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में आते हैं, वो रुके हुए थे। और मुझे लगता है कि कल की चर्चा के बाद ये काम दोबारा जोर शोर से शुरू होंगे। कई बड़े मसले भी वहाँ पे लंबित पड़े हुए हैं, जैसे मेरा वार्ड नंबर 23 नई बस्ती, यहाँ पे सबसे बड़ा जो ज्वलन मुद्दा है वो है कस्टोडियन डिपार्टमेंट का। और मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से विनती करता हूँ कि अगर हमने सारी धाराएं जम्मू में हटा दी हैं, 370, 35 से कई लोगों को वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, रिफ्यूजियों को नागरिकता दे दी गई है, और जो लोग 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं उनको डोमिसाइल दे के यहाँ की नागरिकता दिए जा रहे हैं। तो ये जो 74 साल से हमारे जो लोग जो उजड़ के पाकिस्तान से यहाँ जम्मू में आए थे, तो उनको कम से कम यहाँ की नागरिकता, वो आज भी गुलामी में है। मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से गवर्नर साहब से विनती है कि हमारे नई बस्ती का जो वार्ड नंबर 23 है, कस्टोडियन वार्ड जिसको हम कहते हैं, इनको जल्द से जल्द मालिकाना हक दिया जाए, जिसमें आउटसाइडर्स को अलो नहीं किया जाता, जिसमें हम अपना राइट, जो हमारा जो क्वेश्चंस है, हम उसको नहीं वहाँ पे रख सकते क्योंकि उनको रिटर्न में जवाब देना पड़ता। तो कौन सा हाउस गुमराह करने के लिए आप लगा रहे हैं? डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की आप हत्या कर रहे हैं, और वो हत्या जो है वो मेयर द्वारा की जा रही है। क्यों नहीं हम क्वेश्चन रख सकते? क्यों नहीं मीडिया को अलो करते? जब हम
हाउस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के आगे अपने वार्डों की समस्या रखेंगे तो मीडिया के माध्यम से ही हमारे वार्ड के लोगों को पता चलेगा कि जो समस्या हमने अपने कॉरपोरेटर को बताई थी, उसने जनरल हाउस की मीटिंग में रखी है, उसको पास करवाया है, उस पर कानून बनाया है कि नहीं बनाया। जब तक ये चीज़ मीडिया के माध्यम से बाहर नहीं जाएगी तो हम अपने हाउस के अपने वार्ड के लोगों को कैसे बताएंगे कि आपकी जो डिमांड थी वो हमने हाउस में रखी और उसको जल्दी इम्प्लीमेंट होगा और आपका काम जल्द से जल्द होगा। दर्शकों, हमने मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से बातचीत की और मेयर चंद्रमोहन गुप्ता का ये कहना था कि जो गतिरोध लंबे समय से बना हुआ था, जनरल हाउस की मीटिंग नहीं हो रही थी, उस मीटिंग को कराया जा रहा है और पहले फेज में कोशिश की जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव ही लाए जाए और सवालों के लिए दोबारा से जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि डिस्कशन आपस में होगी, जिन जिन मुद्दों को लेकर के कॉर्पोरेटर्स में कोई मतभेद है उन मुद्दों का हल भी किया जाएगा। आने वाले समय में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो ये कॉरपोरेशन है, एक अच्छी बढ़िया कॉरपोरेशन बाकी देश की तरह जो कॉरपोरेशन है वो सारा आने वाले समय में ये काम करेगी और काम करती हुई आपको दिखेगी। मेयर साहब क्या कहेंगे, अपोजिशन में बहुत नाराजगी है कि 9 महीने के बाद हाउस लगाया जा रहा है, बहुत सारी पाबंदियां लगा ली गई हैं हाउस के अंदर। नहीं, पाबंदी सिर्फ एसओपी के कारण है, पाबंदी वाली और कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं, आज भी हमारे कॉर्पोरेटर 2 कॉर्पोरेटर मुझे पता चला है वो पॉजिटिव हैं बेचारे। तो इस तरह हम नहीं चाहते कि हम इतनी भीड़ इकट्ठी कर लें। तो और भी मुझे याद है कि पिछले दिनों पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में अभी टेस्टिंग चल रही है, डिपार्टमेंट में 22 आदमी वहाँ से निकल रहे हैं। तो हाउस का हमें फिर हम जैसे ही हाउस आप डिसाइड करेगा अगले 15 दिन के बाद फिर ऐसा हाउस लगाएंगे। दरअसल शुरुआत में हमने बताया था कि कहीं ना कहीं इलेक्शन होने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज के इलेक्शन कल से है। हमने इस बाबत जेएन के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। तो दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में खास मेहमान है के शर्मा, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है और उनसे हम खास बातचीत करेंगे इस बात को लेकर के, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कोविड में इलेक्शन करवाना। जी 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 जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, कितना बड़ा चैलेंज है कोविड-19 में डायरेक्ट इलेक्शन कराना? हालांकि बिहार में भी इलेक्शन हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियां अलग से हैं। ये जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हो रहे हैं और सरपंच और पंच बाई इलेक्शन के, ये कोविड पैंडेमिक के बीच हो रहे हैं। लेकिन इस बात की इस समय सारे देश में और भी इलेक्शन हुई कोविड पैंडेमिक में। बिहार में जैसे अभी चुनाव हुए हैं, राजस्थान में लोकल बॉडीज की इलेक्शन हुई। तो हमने जम्मू कश्मीर में जो गाइडलाइंस उन्होंने इवॉल्व करी थी और हमने अपनी जम्मू कश्मीर की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए ये इलेक्शन करने के लिए गाइडलाइंस इवॉल्व करी हैं। ये गाइडलाइन जिस दिन से ये इलेक्शन अनाउंस करी है, ये सारे हमारे इलेक्शन के अधिकारियों के साथ में और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में और टाइम टू टाइम सब लोगों के साथ शेयर करी जा रही हैं। और इसमें जो चैलेंज है, उस चैलेंज को मीट करने के लिए हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट इलेक्शन ऑफिस के साथ जुड़ा हुआ है। कैंपेनिंग का चैलेंज फेज़ 1 के लिए अब ख़त्म हो गया है कोविड का, इन द सेंस कि फेज़ 1 की कैंपेनिंग ख़त्म हो चुकी है। कल फेज़ 1 के चुनाव हैं 28 नवंबर को, और उसमें जाने के लिए हर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमने उसको कोविड की गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योर किया है। इसके लिए पोलिंग स्टेशन की सैनिटाइजेशन की गई और सारे वोटर्स से हमने गाइडलाइन में ये कहा है कि वो अपने घर से जब निकलें तो मास्क पहन के निकलें। इसके अतिरिक्त हर एक पोलिंग स्टेशन में हमने सैनिटाइज़र रखे हैं, काफ़ी मात्रा में सैनिटाइज़र रखा है, 10 लीटर तक भी रखा है कहीं पर। हाथ धोने के लिए पानी और साबुन का इंतज़ाम किया गया है। टेम्परेचर लेने के लिए स्कैनर्स रखे गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा मास्क भी हमने पोलिंग स्टेशन में रखे हैं कि यदि कोई वोटर बिना मास्क पहन के आ गया तो उसको लास्ट मोमेंट के ऊपर एक मास्क दिया जा सके। जी, ये तो एक चैलेंज रहा शर्मा साहब। दूसरा बड़ा चैलेंज आपके लिए ये है कि ट्विन डिस्ट्रिक्ट जो राजौरी और पुंछ है, शेलिंग लगातार चल रही है। क्या कोई कंटीजेंसी प्लान है कि अगर रात को या सुबह पोलिंग के दौरान शेलिंग होती है तो क्या कोई कंटीजेंसी प्लान आपके पास है कि उन पोलिंग बूथ को शिफ्ट किया जाएगा जो फायरिंग की जद में आते होंगे? सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर जहां भी शेलिंग के कारण से पोलिंग डिसरप्शन हो सकती है,
उसके लिए कंटिजेंसी प्लान वो पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाइड हैं और अल्टरनेटिव पोलिंग स्टेशंस, और लोगों को भी अगर कहीं मूव करना पड़ता है तो उसके लिए हर एक ज़िले में इंतज़ाम कर लिए गए हैं। ये इंतज़ाम स्टेट इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर्स के साथ पिछले 2-3 दिन में रिव्यू किए हैं। हमारी उम्मीद है कि कहीं पर ये ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता है तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट इसके कंप्लीट किए गए हैं सभी जिलों में। शर्मा साहब, आपने क्या कोविड किट भी प्रोवाइड की है हर एक पोलिंग स्टेशन में, जिसमें थर्मल स्कैनर भी होगा, सैनिटाइजर भी होगा, बाकी चीजें भी होंगी? जी, क्या ये जब इलेक्शन मटेरियल आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके साथ ही दिया जा रहा है? बिल्कुल, हर एक पोलिंग पार्टी को हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए कोई अप टू 10 लीटर तक का उनको ये सैनिटाइजर दिया जा रहा है। मास्क कुछ सरप्लस इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स कोई अगर घर से भूल के आ जाता है तो उसको दिया जाएगा, ताकि जब वो पोलिंग स्टेशन के अंदर है तो मास्क में रहे। पोलिंग स्टाफ के लिए स्पेसिफिकली N95 मास्क दिए गए हैं। सभी पोलिंग स्टेशन स्टेट में जितने भी हैं हमारे, उनकी मात्रा काफ़ी है, सभी में ये फैसिलिटी हर एक पोलिंग स्टेशन को दी गई है। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक नोडल ऑफिसर सारे जम्मू कश्मीर के लिए लगाया है। उन्होंने सारे इलेक्शन अधिकारियों की ट्रेनिंग पिछले 15 दिन में करी है। चीफ मेडिकल ऑफिसर्स जो सभी जिलों के हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट में थे, हमने इनके साथ कॉन्फ्रेंसेस करी गई हैं, और सारे जो हमारे पोलिंग पार्टीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग में कोविड से कैसे कंप्लायंस करनी है ये सब किया गया है इलेक्शन करने के लिए। शर्मा साहब, व्हाट अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग? क्या उसको लेकर के सर्कल्स बनाए जाएंगे या फिर पोलिंग बूथ को पहले से सैनिटाइज किया जा रहा है कि नहीं? पोलिंग बूथ पहले से ही सैनिटाइज किए जा रहे हैं, मैंने ये पहले मेंशन नहीं किया। तो चूंकि इलेक्शन की डेट ऑलरेडी सेटल्ड है और पोलिंग लोकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फिक्स कही है और इलेक्शन ऑफिस को इन्फॉर्म किया है। सो पोलिंग लोकेशन और एक कहीं एक लोकेशन में 2-3 पोलिंग स्टेशन भी होते हैं, इनकी सैनिटाइजेशन कंपल्सरीली और मैंडेटरीली हर एक पोलिंग स्टेशन की करी जा चुकी है। इसलिए मैं आपके मीडियम से भी सारे वोटर्स को बताना चाहूँगा कि वो अपना वोट बिना कोविड के किसी डर के वहाँ पर जाएं, क्योंकि जहाँ पर पोलिंग फैसिलिटी क्रिएट करी गई है उसको सैनिटाइज़ किया गया है और अपना मास्क आप पहन के जाएंगे। पोलिंग स्टाफ मास्क में रहेगा, आपका हाथ धोने के लिए वहाँ पर पानी और साबुन की व्यवस्था भी रहेगी, सैनिटाइज़र रहेगा, ये आपकी चॉइस है और इससे आप सुरक्षित तरीके से अपना वोट डाल के अपने वापस आ सकते हैं। और वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि ये पहली बार एक हिस्टोरिक इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रही है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट चुनी जाएगी। इस गवर्नमेंट का काम डेवलपमेंट रूरल एरियाज़ में करना है। ये कानून नहीं बनाएगी, लेकिन जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल में करेगी। और इसलिए सभी वोटर्स हमारे जम्मू कश्मीर में जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप जरूर वोट डालें। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो वोट डालने जाएं और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें और अपने नुमाइंदों को चुनें। शर्मा साहब, पोल परसेंटेज ज़्यादा हो, मैक्सिमम पोल परसेंटेज हो, इसको लेकर के आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं? क्योंकि एक चैलेंज रहता है कि कश्मीर में अलगाववाद की भाषा बोलने वाले लोग ये कोशिश करते हैं कि कम से कम पोल परसेंटेज हो। आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है? वोटर्स को ये जानकारी देनी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एक नई बॉडी जम्मू कश्मीर में पहली बार आ रही है। इसके लिए काफ़ी पब्लिसिटी हमने दी है, प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू और न्यूज़पेपर्स के थ्रू इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा करी गई है। लोगों को ये बताया गया है कि ये, और हम देख रहे हैं कि इस समय काफ़ी जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जानकारी लोगों के पास पहुंच गई है। जिस तरीके से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरीके से कंटेस्ट हो रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूंसी अनकंटेस्टेड नहीं जा रही है। ऑन एन एवरेज 4-5 कैंडिडेट्स हैं, तो एक तो कैंडिडेट्स में भी जानकारी है, लेकिन चूंकि कैंडिडेट भी लोगों के बीच से ही निकल के आ रहे हैं तो लोगों के बीच भी जानकारी है। हमने काफ़ी इलेक्शन ऑफिस ने होर्डिंग भी अभी अप्रूव करी हैं, न्यूज़पेपर्स में हमारी ऐड कुछ एक दिनों से आना शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से जो हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में जो समाचार पत्र हैं आजकल लोग कम पढ़ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के रूप से काफ़ी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में जानकारी इस समय जम्मू कश्मीर में लोगों के पास है और मुझे उम्मीद है कि लोग जरूर इसमें वोट डालेंगे। कश्मीर में भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इस समय हमारे पास हर एक सीट कंटेस्ट हो रही है और
हमारा एक बार फिर ये अपील रहेगी आपके थ्रू भी सारे वोटर्स को कि वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें। हर एक वोटर अपना वोट डालने के लिए आए और अपना वोट डाले कल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में। और जहाँ जहाँ पर भी पंच की वैकेंसी है या सरपंच की वैकेंसी है वहाँ पर भी अपना वोट डालें, ताकि उनका अपना सरपंच उनके गांव के डेवलपमेंट के बारे में डिसाइड करे। जहाँ जहाँ पर भी पंचायतें जम्मू कश्मीर में बनी हैं, इसमें जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, फिनेंस कमीशन के फंड्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट से जो ग्रांट डिवॉल्व हो रही हैं, वो सरपंच अपने इलाके में फिर अपने लोगों के लिए स्पेंड करता है। और हमारे पास ये भी फीडबैक है, जहाँ जहाँ पर सरपंच नहीं है वहाँ देखा गया कि अक्सर लोग जाते हैं सरकार के पास में, इलेक्शन ऑफिस में आते हैं, कहते हैं कि हमारा सरपंच चुनवा दीजिए। अब जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं सारे जम्मू कश्मीर में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो यही मौका है हर एक सिटीज़न को, हर एक इलेक्टर को, जो फर्स्ट टाइम इलेक्टर्स हैं वो अवश्य जाएं, अपने वोट का प्रयोग करें। जो पहले के वोटर हैं वो भी अपना वोट करें। हमारी अपील ये है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पढ़े लिखे सिटीज़न जम्मू कश्मीर के जो हैं वो इस बात को मद्देनजर रखेंगे और वोट डालने जाएंगे। शर्मा साहब, कुछ लोगों का ये ऑब्जेक्शन है कि डायरेक्ट इलेक्शन करवाए जा रहे हैं और दूसरा नॉन पार्टी बेस पे होने चाहिए थे, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक पंच और सरपंच का बात है वो नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर है। ये एक पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी बन रही है तो इसकी इलेक्शन पार्टी बेसिस पे होनी चाहिए या नॉन पार्टी बेसिस पे होनी चाहिए। हमारे देश में जो पंचायत की इलेक्शन की इस बिंदु के ऊपर चर्चा रही पास्ट में 10, 20, 30, 40 साल में, उसमें ये जनरल एक ब्रॉड कंक्लूजन रहा कि अगर सरपंच की इलेक्शन है तो उसको नॉन पार्टी बेसिस पे किया जाए, क्योंकि गांव एक छोटा होता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो उसमें ये दीवारें ना उठें कि ये सरपंच उस पार्टी का है। सरपंच एक कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा वोट लाता है उसको लोग चुने और वो सबकी लीडरशिप पंचायत लेवल पे करेगा। अब डिस्ट्रिक्ट जो है, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो देखा जाए तो दुनिया के कुछ कंट्री जो हैं उनसे भी पॉपुलेशन मिलती है, जो छोटे कंट्रीज़ हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत जो बनानी है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसको हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कह रहे हैं, जिला विकास परिषद कह रहे हैं, ये किसी स्टेट में जिला परिषद के नाम से जानी जाती है। इसमें पार्टी का होना ये डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि सीरियस कैंडिडेट्स, पीपल सीरियसली इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, वो आके पार्टिसिपेट करते हैं और उससे ये बॉडी चुनी जाती हैं। तो जहाँ जहाँ भी जो डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस रहा है पंचायती राज को डीपन करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टी बेसिस होना एक अच्छी बात है। इससे गवर्नमेंट स्ट्रेंथन होगी और अच्छे कैंडिडेट चुन के जिनको पॉलिटिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो चुन के आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो चुनने के बाद जम्मू कश्मीर के अपने ज़िलों की डेवलपमेंट में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। शर्मा साहब, कुछ लोगों को ये भी शिकायत है कि हदबंदी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की हुई है उसमें किसी में ज़्यादा पंचायतें, किसी में कम है, उसको लेकर के भी ह्यू एंड क्राई है। जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है उसको मद्देनज़र रखते हुए डिलिमिटेशन करी गई है, क्योंकि एरियाज़ वेरिड हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर प्लेन हैं, कहीं पर मिक्स है। तो उसमें एक तरीके से ये एक्सरसाइज करी गई और अब वो एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब इस समय वोट डालने का टाइम है। अब इसमें हम अपने सभी श्रोताओं को जो कहेंगे, जो जम्मू कश्मीर के इलेक्टर्स हैं जिनका नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में है, कि इस समय वो वोट डालकर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। और जब ये वाली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुन ली जाती हैं तो उनके अगर कोई और बिंदु हैं इसके मामले में तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के सामने रख सकते हैं। डेमोक्रेसी में एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है और ये बड़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो कानून के अंदर में ये सारी डिलिमिटेशन हुई और ये आज इसकी कल पहले फेज़ की इलेक्शन होने जा रही है। और सारे 8 फेजेज़ में मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इस बार जो इलेक्शन है, अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ना कि उन बिंदुओं के ऊपर कि इसकी डिलिमिटेशन किसी एक इलाके की या किसी एक गाँव की दूसरी प्रकार से होनी चाहिए थी। लोगों को ऑब्जेक्शन देने का मौका मिला, उनको डिस्पोज किया गया, लेकिन इस समय हम उस स्टेज से आगे हैं। इस समय इलेक्शन का टाइम है और लोगों को वोट डालने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे आपके थ्रू और डायरेक्टली भी। शर्मा साहब, कश्मीरी विस्थापित पंडितों की शिकायत रहती है कि उनकी वोट डालने या एम फॉर्म जो दूसरे फॉर्म है उनको पेचीदा कर दिया गया है और वोट नहीं डाल सकते। क्या इस वक्त उसकी उस प्रोसेस को आसान बनाया गया है?
कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस एम फॉर्म के रूप में इशू करी गई थी अपना वोट डालने के लिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में भी और पंचायत लेवल में भी। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई कि कम एम फॉर्म इशू हुए हैं। लोगों के मन में कुछ एप्रीहेंशन रहती है कि जब अप्लाई करेंगे उनका एम फॉर्म पहुंचेगा इलेक्शन ऑफिस के पास में, रिटर्निंग अफसर के पास में, उसके बाद में वो वापस जाएगा पोस्टल बैलेट और आने में शायद देरी लगेगी। तो पुराने इलेक्शंस के रिस्पांस को मद्देनजर रखते हुए इस बार जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ रही थी उसको मद्देनजर रखते हुए एम फॉर्म की सुविधा तो हमने रखी हुई है और उसको एकदम तौर तरीके से किया जा रहा है। पोस्ट मास्टर जनरल से हमारी मीटिंग हुई, सारे देश में पोस्ट ऑफिस को ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के वोट जुड़ने का एनवलप जो कि आइडेंटिफाइबल है वो आता है तो उसको वो स्पीड पोस्ट से रश करेंगे और टाइम पे पहुंचवाएंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त अभी हमने बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया है जो आज अखबारों में भी है। इसके लिए हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कुछ स्पेसिफिक पब्लिसिटी भी दी है, कुछ अखबारों में आ जाई है। 2 माइग्रेंट पोलिंग लोकेशंस माइग्रेंट वोटर्स के लिए जम्मू में और उधमपुर में सेटअप करी गई हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी माइग्रेंट्स जो रजिस्टर्ड हैं एज माइग्रेंट्स जम्मू और सांबा के डिस्ट्रिक्ट में वो जम्मू में अपना वोट डाल सकते हैं, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं वो उधमपुर में अपना वोट डाल सकते हैं। इसके लिए सारे इंतज़ाम जो बैलेट पेपर उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के हैं जो कश्मीर में हैं वो सारे बैलेट पेपर यहाँ पर जम्मू में आ गए हैं और कल पहले फेज़ में जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट रजिस्टर्ड हैं एज इलेक्टर्स उनको ये एडिशनल फैसिलिटी वोट डालने के लिए मिलेगी। शर्मा साहब, एब्सेंटी वोटर्स की फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि इंट्रोड्यूस की जा रही है। दर्शक ये जानना चाहते हैं उसमें क्या क्या होगा। अभी जो फेज़ 1 की इलेक्शन है उसमें एब्सेंटी वोटर के लिए सारे फेजेस के लिए इस बार हमारी 5-6 कैटेगरीज थी एब्सेंटी वोटर्स की। एब्सेंटी वोटर का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव सॉरी जी हाँ आप बोलिए कि हाँ, एब्सेंटी वोटर में हमारे जो कोविड पॉजिटिव के लोग हैं जो किसी हॉस्पिटल में हैं। दूसरी श्रेणी इसमें जो है वो जो कोविड पॉजिटिव हैं और अपने घर में क्वारंटाइन में हैं। तीसरे इसमें ये है इस बार एक और एडिशनल फैसिलिटी है जो 80 साल की उम्र के ज़्यादा लोग हैं सीनियर सिटीज़न, वो भी एब्सेंटी वोटर बन के अपना वोट घर से डाल सकते हैं और दिव्यांग भाई बहन जो हैं वो भी अपना वोट डाल सकते हैं। इन 4-5 श्रेणियों के लिए कोविड रिलेटेड इलेक्टर्स हॉस्पिटल, कोविड रिलेटेड इलेक्टर्स घर में, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग भाई, इनके लिए एम फॉर्म के इंतज़ाम किए गए हैं। पहली 2-3 कैटेगरी में जो कोविड रिलेटेड हैं उसमें हमारे इलेक्शन स्टाफ और हेल्थ डिपार्टमेंट का नोडल ऑफिसर इलेक्टर्स के घर में जा रहे हैं और हॉस्पिटल में जा रहे हैं क्योंकि इनका डेटा जो हॉस्पिटल में कोविड के अफेक्टेड पेशेंट्स हैं वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। इनको अब जाके वहाँ पर इनसे रिक्वेस्ट फॉर्म भरवाया जा रहा है कि आप रिक्वेस्ट करें और आपको पोस्टल बैलेट दिया जाएगा। इनको पोस्टल बैलेट भी वहीं दिया जा रहा है। उसके बाद में ये एक प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए इसको जब जो इलेक्टर है वो उसको भरता है और वो पोस्टल एनवलप जो है वो उसको इलेक्शन अधिकारी को दे देता है। तो ये जो हमारे 4 कैटेगरीज के लोग हैं इनके बैलेट्स के लिए बड़ा एक डीप किस्म का अरेंजमेंट किया गया है फैसिलिटेट करने के लिए। उनकी लोकेशन पे जाके उनका पोस्टल बैलेट भरवाया जा रहा है। बाकी जो स्टाफ कोविड में लगा हुआ है जैसे हेल्थ स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है और जो इलेक्शन में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट का इंतज़ाम है। वो उसके लिए अप्लाई करेंगे, उनको पोस्टल बैलेट दिया जाएगा, वो लिफाफे में भर के इसको बाई मेल अपने रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेंगे। जी शर्मा साहब, अब बात यह कि आम चुनाव जब होते हैं, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, कुछ पोलिंग स्टेशन को मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है, उनको खूबसूरत बनाया जाता है, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लोकतंत्र का पर्व जैसे होता है। क्या इस बार भी ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी कि कुछ ऐसे स्टेट में यूटी में ऐसे पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं? आपको रिपीट करना पड़ेगा क्वेश्चन। कौन से पोलिंग स्टेशन? मॉडल पोलिंग स्टेशन उनको बड़ा ब्यूटीफाई किया जाता है, खूबसूरत बनाया जाता है, ऐसा माहौल लगता है कि जैसे लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा हो, त्योहार मनाया जा रहा हो। हाँ, मॉडल पोलिंग स्टेशन यस नहीं, ये कभी कभी बनते हैं और हमारा गोल ये है कि हर एक पोलिंग स्टेशन ही मॉडल रहे।
क्योंकि इस बार कोविड की ये पैंडेमिक चल रहा है, तो कंसंट्रेशन ये रही है कि पहले पोलिंग स्टेशन को कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ बनाया जाए। तो उनकी जैसे अभी हमने इसकी चर्चा करी कि उसकी सैनिटाइजेशन करना, वहाँ पर ये सारा कोविड रिलेटेड मटेरियल रखना। बाकी ये जो इलेक्शन का माहौल है, एक फेस्टिवल है ये इलेक्शन डेमोक्रेसी का, उसको करने के लिए हमने इसको जिस तरीके से अप्रोच किया है, वो हमारी अप्रोच स्टेट इलेक्शन कमीशन की ये रही है कि पब्लिसिटी कैंपेन इसमें लॉन्च किया जाए। और ये अभी कुछ हमारी जैसे मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट्स निकली है, आने वाले 1-2-3 दिन में और ज़्यादा हमारी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़ मीडिया में आएंगी। इसकी होर्डिंग भी आपको देखने को मिलेंगी जम्मू कश्मीर में, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो भी इसके कुछ बैनर्स और पोस्टर वगैरह निकाल रहे हैं। और फेज़ 1 के लिए कुछ मटेरियल अभी पब्लिक डोमेन में है इस किस्म का, आने वाले फेज़ों में और आपको देखने का मौका मिलेगा सभी वोटर्स को, सभी सिटीजन्स को जानकारी जिसमें उनको मिलेगी कि 8 फेज़ इसके इलेक्शन के हैं, 8 फेज़ की कौन कौन सी डेट है, ये सब। और आजकल काफ़ी सारे लोग अखबारें नहीं पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लोग काफ़ी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोविड की प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें। एक हमारे जम्मू कश्मीर में बड़ी महत्वपूर्ण इलेक्शन हो रही हैं, उनसे जुड़ी हुई जो खबरें हैं उसको आप पढ़ें, उसके बाद अपना सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करें, क्योंकि एकदम न्यूज़ से हट जाना भी शायद सिटीजन्स के लिए ठीक नहीं है एक डेमोक्रेसी में। जी शर्मा साहब, आखिरी सवाल आपसे, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की किस तरह की शिकायतें आ रही, किस तरह की वो शिकायतें और कितनी शिकायतें आपके पास आई हैं? मॉडल कोड की वायलेशन की अक्रॉस द जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम नहीं आई है। कोई 1-2 ज़िले में पर्टिकुलरली हमारे पास कंप्लेंट आए हैं, उसमें ज़्यादा कंप्लेंट भी आए हैं। उसमें इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी करी, एक आधी जगह में हमने एक सीनियर ऑफिसर को इमीडिएटली उसके फंक्शन से सस्पेंड किया है और उसकी अटैचमेंट करी है हेडक्वार्टर्स में। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जैसा उसका वायलेशन की ग्रेविटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है, और जहां पर लगता है कि इमीडिएट एक्शन चाहिए वहां से हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इमीडिएटली फ़ोन के ऊपर कॉल कर रहे हैं। अभी हमने एक चिट्ठी भी जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनको लिखी है मैंने स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ताकि सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको एक बार फिर सेंसिटाइज किया जाए कि वो किसी किस्म की इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, जो इलेक्शन में मैन एंड मटीरियल है जो गवर्नमेंट के पास है उसको किसी भी इलेक्शन एक्टिविटी में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के जो हैं उन्होंने ये फर्दर इंस्ट्रक्शन दी हैं सारे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट को कि अपने स्टाफ का कंडक्ट वॉच करें। इसमें डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टाफ के ऊपर होगी उन केसेस में जहां पर ये पार्टिसिपेट करेंगे, और स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।